हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है बायोलॉजी, साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यानी आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शंस यानी अपवादों के बारे में बात करेंगे। उन एक्सेप्शंस के बारे में जो आज तक बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनको सॉल्व किया जा चुका है, उनके पीछे कारणों का पता लगाया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ऐसे अपवाद हैं जो कि अभी भी अपवाद बने हुए हैं और साइंस अभी तक उनका जवाब नहीं दे पाई है। यानी ये जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, अपवाद वाले क्वेश्चंस हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपीएससी की बात कर लें, चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लें, या चाहे आप नीट जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में बात कर लें। यानी इंडिया के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीजें होती हैं एक्सेप्ट, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी के उन्हीं एक्सेप्शंस यानी अपवादों के बारे में बात करेंगे, और जिनके कारण मालूम हो चुके हैं विज्ञान को, उनके कारणों को भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर ये एक्सेप्शंस आपको याद रहे और ये आपको तैयार हो गए तो आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सेप्शन, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन सम प्लांट वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस वेयर आरएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। यानी डीएनए को अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर जो अनुवांशिक मटेरियल मौजूद होता है वो डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए ना होकर आरएनए होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो टोबैको मोज़ेक वायरस, ये प्लांट की डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा वायरस जो होता है उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वायरसेस जो हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने कोरोना वायरस को देखा है, कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, वो भी एक आरएनए वायरस है। यानी उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए है। तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है, आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड बट इन रियो वायरस इट इज डबल स्ट्रैंडेड। यानी कि आपने देखा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, यानी डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, रस्सी नुमा होता है, यानी 2 धागे एक साथ एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, कुछ एक धागे जैसा होता है। यानी डीएनए का एक रस्सी नुमा होता है जिसमें कई धागे 2 धागे आपस में गुथे हुए होते हैं, और आरएनए जो का होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागे जैसी संरचना इसकी होती है। तो आरएनए जो है वो धागे जैसा होता है, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें धागे जैसा होता है। लेकिन रियो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, यानी डीएनए जैसा आरएनए होता है, लेकिन उसका स्ट्रैंडेड यानी कि उसका जो आकार है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि वो रस्सी नुमा होता है, कुछ इस तरीके के डीएनए जैसा होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट के लिए भी आप इसे जान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तीसरे एक्सेप्शन की बात करें तो डीएनए इज नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड। यानी कि डीएनए को जैसे मैंने बताया कि एक रस्सी नुमा होते हैं, डबल, इसके अंदर 2 धागे आपस में गुथे हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ये धागे नुमा होता है। तो कुछ वायरसेस ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर ये धागे नुमा होता है, रस्सी नुमा नहीं होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है। इसके अलावा चौथा एक्सेप्शन की बात करें, ब्लड ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी कशेरुकी जीव हैं, ठीक है, उनका लाल होता है। ठीक है, क्यों लाल होता है? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट यानी कि जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल्स पर, यानी ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स पाई जाती हैं, उस आरबीसी सेल्स पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन से में, हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो कि आयरन कंटेन करती है, अपने साथ लौह तत्व रखती है, ऐसी प्रोटीन को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और आयरन कंटेन करने की वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, रेड होता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका खून क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है।
और लेकिन एक एक्सेप्शन है शार्क। शार्क भी एक वर्टिब्रेट है, एक कशेरुक है, लेकिन उसका जो ब्लड है वो लाल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी वजह से उसका ब्लड कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है। तो शार्क एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है तो मोस्ट रूट, जितनी भी रूट आप देखते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि हमेशा जमीन की तरफ जाती हैं। जितनी भी रूट है वो हमेशा जमीन के नीचे जाती हैं यानी ग्रेविटी की तरफ वो मूव करती हैं, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जो मैंग्रोव्स प्लांट होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो दलदली जगहों पर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव्स प्लांट जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल राइजोफोरा। तो राइजोफोरा जो प्लांट होता है मैंग्रोव प्लांट होता है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी कि सभी रूट्स जो होती हैं, जितनी भी जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के ऊपर होती हैं। कुछ इस तरीके से जमीन के ऊपर दलदली भागों में ये पौधा पाया जाता है और ये इनकी रूट्स जो हैं वो जमीन से बाहर होती हैं और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन हो पाए। और ये अपने दलदली जगहों पे रेस्पिरेशन होना, श्वसन होना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से इनकी रूट्स बाहर आ जाती हैं और इनको रेस्पिरेशन और भी जो भी लिविंग जो भी जैविक गतिविधियां हो सकती हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं रूट्स की, उनके लिए ये क्या होती हैं, दलदली जगहों से बाहर निकल आती हैं और इसकी तरफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो राइजोफोरा एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा कस्क्यूटा अमरबेल, ये आप इसका आप चित्र देख रहे हैं, इसका जो देख आप पा रहे हैं, ये कस्क्यूटा येलो येलो, किसी भी पेड़ पर आपने देखा हो येलो येलो करके पूरी तरीके से भरी हुई आपको एक बेल दिखाई पड़ती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लता टाइप की दिखाई पड़ती है जिसमें पत्तियां वगैरह नहीं पाई जाती, येलो कलर की होती है, इसे हिंदी में पीली कटीली बोलते हैं। तो जो कस्क्यूटा है, अमर बेल है, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कॉटिलेडन्स क्या होता है, आपने इसे हिंदी में बीजपत्र बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप चने का बीज लेते हैं तो इसमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, अगर आप उसे तोड़ें तो बीच में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ऐसे प्लांट जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं ये कॉटिलेडन्स हैं यानी बीजपत्र हैं, और ये कॉटिलेडन्स जिसमें 2 प्रेजेंट होती हैं उन्हें डाइकोटिलेडनस प्लांट बोलते हैं, द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं। और जिनमें ये कॉटिलेडन, जैसे कि आप गेहूं चावल इन सबको देखते हैं या मक्का देखते हैं, तो उनमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, इसलिए इन्हें मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडन्स के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि एक बीजपत्री पौधा जाना जाता है। तो कस्क्यूटा जो अमर बेल है, ये एक तरीके का एक आपको इंफॉर्मेशन और दे दूं कि एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है, यानी कि एक ऐसा प्लांट जो कि दूसरे पौधों पर खाने के लिए डिपेंड रहता है और बदले में उस पौधे को नुकसान पहुंचाता है, उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और फाइनली उस पौधे को सुखा देता है, उस पौधे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो ऐसा पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल भी कस्क्यूटा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहा है। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कस्क्यूटा है। इसके अलावा ये डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर इसे क्लासिफाई किया गया, यानी इनके बीज को बीज जो इसके अंदर होंगे उनको माना जाता है कि डाइकॉट होंगे, यानी कि 2 कॉटिलेडन्स में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे डाइकोटिलेडनस प्लांट में क्लासिफाई किया है गया है, लेकिन इसमें कॉटिलेडन्स पाए ही नहीं जाते हैं। नॉर्मली द रूट्स लैक क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन, बट द एसिमिलिटरी रूट ऑफ टाइनोस्पोरा गिलोय कंटेन क्लोरोफिल, आर ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अक्सर जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसी वजह से रूट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर नहीं होता। और इसी वजह से उन ग्रीन कलर, जब उसमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता तो फोटोसिंथेसिस भी रूट्स में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन टाइनोस्पोरा गिलोय, आजकल आप लोगों ने कोविड में जब देखा होगा, लोगों ने उसको बुखार को कम करने के लिए खूब सारा गिलॉय का जूस पिया। तो ये जो गिलॉय होता है, टिनोस्पोरा होता है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स में, जिसकी जड़ों में ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है और साथ ही साथ इसी वजह से ये ग्रीन कलर की होती है इनकी जड़ें, और ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको भी परफॉर्म करती हैं। तो ये एक टाइनोस्पोरा गिलॉय याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइनोस्पोरा गिलॉय कंटेन क्लोरोफिल, आर ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ
फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये एक्सेप्शन है रूट्स की जो कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें देखते हैं स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड बट पोटैटो, कॉर्न एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी कि जो स्टेम्स होती हैं माना जाता है कि ये जमीन के ऊपर पाई जाती हैं, जो इसी पे पत्तियां होती हैं, इसे सारे फल फ्रूट सारी चीजें यहीं पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड के नीचे नहीं पाई जाती, लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे पोटैटो है आपका, जैसे आलू है, कॉर्न है, ठीक है, और साथ ही साथ जिंजर, ठीक है, जिंजर यानी अदरक है। ये इन सब की जो स्टेम होती हैं, इनका जो तना होता है वो जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर भी मौजूद होता है। ऑल लिविंग सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स आरबीसी ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स की आरबीसी होती हैं, जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं, उनका एक ब्रेन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हर एक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी जो मैमल्स की आरबीसी होती है, जो कि स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। वो कुछ वैज्ञानिकों का जो कुछ वैज्ञानिक फैक्ट ये है कि जो आरबीसी ऑफ मैमल्स होती हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मौजूद रहे, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, इसलिए उस न्यूक्लियस की जगह पर अकोमोडेट हो जाता है ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन, जिससे कि वो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर पाए और लाइफ की जो फिजियोलॉजी है वो सही ढंग से चल पाए। तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी ऑफ मैमल्स आर विदाउट न्यूक्लियस एक्सेप्ट दोज ऑफ कैमल। हाँ, इसमें भी ये भी एक एक्सेप्शन है, और ये भी एक एक्सेप्शन है कि जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कैमल जो है यानी ऊंट जो है, ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये याद रखिएगा, आरबीसी सारे मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन जो ऊंट होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। और माना जाता है कि ये इनको डिहाइड्रेट होने में, जब ये ज्यादातर रेगिस्तानी जगहों पे रहते हैं, तो जब इनको पानी की कमी हो जाती है तो इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, ठीक है, ये ऐसा होता है, यानी कि ये इनका पानी का लॉस कम से कम हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो ये आरबीसीज होती हैं ये काफी बड़ी हो जाती हैं, अपनी साइज से काफी बड़ी हो जाती हैं ऐसे समय पर जब ये डिहाइड्रेट होता है कैमल यानी कि ऊंट। तो इस डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए एग्जैक्टली आरबीसी जो मैमल्स कैमल की होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसा एक साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स is 3 chambered but in crocodile it is 4 chambered। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उनके हार्ट में 3 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 चैम्बर नहीं होता है, लेकिन 3 चैम्बर ही होता है। लेकिन इस तरीके से 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है यानी कि मगरमच्छ जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो याद रखिएगा, 4 चैम्बर वाला अगर कोई रेप्टाइल आपसे पूछा जाए तो वो होगा क्रोकोडाइल, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, आपको पता ही है कि जो चिड़िया होती हैं वो उड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच, ये बर्ड्स की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकती हैं। ये आपको शायद पता भी होगा, ठीक है, कि कीवी और ऑस्ट्रिच जैसी पक्षी जो हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, काफी बड़े होते हैं कुछ और कुछ छोटे भी होते हैं, लेकिन ये उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा लंग्स एज अ रूल आर एब्सेंट इन फिशेस। जितने भी मछलियां होती हैं उनमें लंग्स मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अगर श्वसन करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, तो क्या मौजूद होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जो मछलियां होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। इन गिल्स की मदद से ये वाटर में जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेती हैं। तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस में, लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसी फिश है प्रोटोप्टेरस नाम की फिश होती है, जिसे हम लोग अफ्रीकन लंग फिश भी बोलते हैं। तो इनमें जो है वो ये फिश तो है, लेकिन इसके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं और गिल्स भी पाई जाती हैं। तो नाम नोट कर लीजिए, प्रोटोप्टेरस, इसे अफ्रीकन लंग फिश भी बोलते हैं। इनमें लंग्स भी पाए जाते हैं और गिल्स भी पाई जाती हैं। ये दोनों की तरीके से रेस्पिरेशन कर पाती हैं, दोनों तरह से श्वसन कर पाती हैं, ब्रीदिंग कर पाती हैं। Next, all mammals give birth to young ones, viviparous,
होते हैं, यानी जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो जो बच्चों को पैदा करते हैं ऐसे जानवरों को विविपेरस बोलते हैं। ऐसे जानवरों को विविपेरस बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो पुराने मैमल्स हैं, जैसे डक बिल प्लेटिपस। ये डक बिल प्लेटिपस का आप वो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। और ये स्पाइनी एंट ईटर इकिडना ये है, ठीक है। ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो ओविपेरस होते हैं, जो कि अपने बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि अंडे देते हैं, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो ये ओविपेरस हैं, ठीक है। जबकि जितने भी मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंडे देते हैं, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ये कॉमन एक्सेप्शन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल लैंड इनहेबिटिंग एनिमल्स ड्रिंक वाटर। जितने भी पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जो भी जानवर होते हैं, उनको पानी की जरूरत होती है अपने को रिहाइड्रेट करने के लिए, अपने जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए उसको पानी की जरूरत होती है। लेकिन कंगारू रैट एक ऐसा लैंड पर रहने वाला एनिमल है जिसको पानी, जो पूरी जीवन भर पानी नहीं पीता, जिसको पानी की जरूरत नहीं होती है, और ये पूरे जीवन भर पानी नहीं पीता। ये फोटो जो है वो कंगारू रैट की है, तो ये पूरे जीवन भर पानी नहीं पीता। नेक्स्ट है लैसरेटा सेक्सियोला। लैसरेटा सेक्सियोला एक लिजर्ड है, एक लिजर्ड है, एक छिपकली है, छिपकली की प्रजाति का एक जानवर है, जो काकेशियन रीजन सोवियत यूनियन में, यानी कि रशिया में पाया जाता है। और इसके बारे में खास बात क्या है, ये एक्सेप्शन क्या है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनमें मेल और फीमेल, खासकर की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनमें मेल और फीमेल्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल का जोड़ा पाया जाता है, और फिर इसके बाद ये दोनों आपस में कपलेशन करके नई जनरेशन को पैदा करते हैं। लेकिन ये जो लैसरेटा सेक्सियोला जो लिजर्ड है, जो ये छिपकली है, छिपकली की एक प्रजाति है, वो उसके अंदर ओनली फीमेल्स पाई जाती हैं, सिर्फ इसमें मादाएं पाई जाती हैं, इसमें नर नहीं पाए जाते हैं, इसमें मेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, और इस पर काफी रिसर्च चल रहा है कि ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों इसमें मेल और मेल्स नहीं पाए जाते हैं, और ये किस तरीके से बच्चों को जन्म देती हैं। इस सब पे काफी रिसर्च चल रहा है। इस पर अगर आप लोग कहेंगे तो और भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, जो अभी तक साइंस को पता चले हैं, उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी ये एक्सेप्शन आप याद रखें कि लैसरेटा सेक्सियोला सिर्फ मेल और फीमेल इसमें नहीं पाए जाते, सिर्फ फीमेल्स ही पाई जाती हैं। वैसे भी अगर मैंने शायद आपको क्लास में पढ़ाता हूं मैं कि अगर बात की जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, उससे अब इस बात को प्रूव किया जा चुका है कि अगर इस दुनिया में मेल को पैदा होना है तो उसको किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर नॉर्मल तरीके से भी किसी भी मेल फीमेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी अगर आप क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा फैक्ट आप लोगों को बता दूं कि अगर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, क्लोनिंग को यूज किया जाए, तो अगर ह्यूमन क्लोनिंग में हमें अगर एक मेल को प्रोड्यूस करना है तो फीमेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट फीमेल मेल को पैदा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ह्यूमन क्लोनिंग, अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो फीमेल को पैदा करने के लिए किसी मेल की जरूरत नहीं है। फीमेल विदाउट मेल फीमेल को पैदा कर सकती है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। तो फीमेल से फीमेल पैदा हो सकती हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती हैं। यानी कि मेल का एक्जिस्टेंस धीरे धीरे, अगर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर लिया जाए, अगर न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्लोनिंग में, अगर उसका मिसयूज कर लिया जाए तो सिर्फ इस धरती पर फीमेल ही फीमेल रहेंगी, मेल का एक्सटेंशन हो जाएगा, मेल पूरी तरीके से धरती से खत्म हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्यूरियस हो गए होंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है। जितने लोगों ने मेरी क्लासेस कर रखी हैं उनको तो पता ही होगा, उनको मैंने बता रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो क्लासेस नहीं कर रखी होंगी वो जानना चाहते होंगे आखिर कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाता है होगा।
तो क्या है इसके पीछे रहस्य, ये बिल्कुल फैक्ट मैंने बात बताया, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। बिल्कुल अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो फीमेल अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है विदाउट मेल, लेकिन मेल ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक्स और साथ ही साथ क्लोनिंग पर मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।